हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 12 रहेगा। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या फिर कौन से कथन सत्य हैं। जल्दी से बता देंगे। तो सबसे पहला कथन पढ़ने का प्रयास करेंगे। मोतीलाल नेहरू 1928 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो इस 1928 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे कौन? मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। इसी अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस। तो पहला कथन तो आपका ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरे कथन के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात ठीक है। तो इस 1931 के अधिवेशन में कोई खास बात रही हो तो बता दीजिए। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग जो है वो उठाई गई। मौलिक अधिकार, ठीक है। और इसमें राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया कि किस प्रकार से हमारा जो भारत है वो आर्थिक रूप से प्रगति कर सके। और इस 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। गांधी इरविन समझौते का समर्थन। और इसमें कुछ खास बात हुई हो तो इसी अधिवेशन में समर्थन के साथ साथ जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला था लंदन में, उसमें कांग्रेस की तरफ से कौन जाएगा? तो महात्मा गांधी को चुना गया और महात्मा गांधी जी को प्रतिनिधि बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कि वो वहां पर जाएंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो दोनों की दोनों जो बातें हैं वो ठीक लिखी हुई थी, दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक थे। यानी जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। एक और दो, दोनों दोनों कथन ठीक थे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संयुक्त रूप से राजनीतिक सहमति बनी? तो इसमें से कौन सा ठीक रहेगा बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा आसान सा है, जल्दी से बता देंगे। कौन से अधिवेशन में? तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। लखनऊ अधिवेशन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये सभी इकट्ठे हो गए थे। तो इससे पहले समझने का प्रयास करो कि एक सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। उस 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे और इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। तो इसमें कांग्रेस के दो टुकड़े हुए, नरम दल और गरम दल। जो स्वदेशी आंदोलन चला आ रहा था उसकी जो रणनीति को लेकर कुछ विचार विमर्श हुआ और सहमति नहीं बन पाई, जिसके परिणाम स्वरूप दो दल हमें देखने को मिले। और ये जो दो दल हैं ये दोनों दल
एक इकट्ठे हो गए और इन्होंने क्या है, वापसी एक स्वरूप बना लिया कांग्रेस का। एक तो ये हो गया 1916 में, और फिर इस कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर एक समझौता किया, जिसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं 1916 में, क्योंकि ये अधिवेशन 1916 में कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और इस लखनऊ वाले अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो किसका नाम आता है, ए सी मजूमदार, है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। जब बात करते हैं बेलगाम अधिवेशन की, तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था, जो बड़ा प्रसिद्ध है। 1924 में हो रहे बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से केवल एक बार ही अध्यक्षता की, और वो अवसर कब मिला, 1924 में। केवल एक बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक पुस्तक या फिर किसी एक ऑप्शन के बारे में आपको बताना है जो कालिदास द्वारा रचित है। कौन सा कथन इसमें से ठीक रहेगा, बता दीजिए। तो सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे मालविका अग्निमित्रम विक्रम वर्षीयम। तो ये दोनों के दोनों कालिदास द्वारा रचित है, यानी कि ऑप्शन ए तो ठीक है। तो जब बात करते हैं हम दूसरे ऑप्शन के बारे में, अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो तो कालिदास द्वारा रचित है, लेकिन बुद्ध चरितम जो है वो कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो ये किसने लिखा था, जब हम कुषाण वंश की बात कर रहे होते हैं, कुषाण वंशीय सम्राट कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी ना, उसमें वसुमित्र जो है वो तो अध्यक्ष बने थे, और अशव घोष जो उपाध्यक्ष बने थे। वही उपाध्यक्ष बने थे जो अशव घोष, उन्होंने ही लिखी है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, इसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है अशव घोष ने। ठीक है, ऑप्शन तीसरे की बात करते हैं, यानी कि कथन तीसरा, कुमार संभवम मुद्रा राक्षसम। तो इसमें भी क्या है, कुमार संभवम तो कालिदास के द्वारा रचित है, लेकिन मुद्रा राक्षसम जो है वो कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो ये किसके द्वारा रचित है, तो आप कहेंगे नाम आता है विशाखा दत्त। विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षसम। और फिर आप फोर्थ जो लिखा हुआ है पॉइंट, उसको चेक करके देखिए। तो इसमें लिखा है मेघदूतम ऋतु संहार। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों के दोनों कालिदास द्वारा रचित हैं। तो इसमें से कौन सा ठीक रहेगा, 1 और 4, यानी कि जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। पहला पॉइंट है वो भी ठीक था, और चौथा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो भी ठीक था। तो कालिदास के बारे में अगर कहा जाए तो कालिदास संस्कृत के महान कवि थे, संस्कृत। और इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी, जैसे कि अगर हम बात करें इनके नाटकों की, तो इन्होंने कुछ प्रसिद्ध नाटक लिखे। तो एक नाम आता है अभिज्ञान शकुंतलम, जो दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है ना, पॉइंट देखो अभिज्ञान शकुंतलम, ये इन्हीं के द्वारा रचित है। और इनका दूसरा नाटक कौन था, एक नाम आता है विक्रम वर्षीयम, विक्रो विक्रमो वर्षीयम। और तीसरा नाटक इन्होंने लिखा था मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम संबंधों की बातें वर्णित हैं। कि अग्निमित्र कौन थे, अग्निमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। और अग्निमित्र की प्रेमिका का नाम था मालविका, जो एक नृत्यांगना थी। ठीक है, तो ये तो हुए नाटक जो कालिदास ने लिखे। जब हम कालिदास द्वारा रचित महाकाव्यों की बात करते हैं, तो एक तो नाम आता है रघुवंशम, रघुवंशम। और एक इन्होंने लिखा था कुमार संभवम,
रघुवंशम और कुमार संभवम, ठीक है। और जब हम इनके द्वारा रचित खंड काव्यों की बात करते हैं तो कौन कौन से थे खंड काव्य? एक नाम आता है मेघदूतम और ऋतु संहार, जो आपको फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ना, वो दोनों के दोनों ही खंड काव्य हैं। तो इस प्रकार से कुछ रचनाएं लिखी थी कालिदास ने, कालिदास के समय को लेकर कि वो किस किस समय के कवि थे, इस बात को लेकर ज्यादातर इतिहासकारों में मतभेद है। लेकिन हम मान के ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार मान के चलते हैं कि ये गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय वही हैं जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो ज्यादातर इतिहासकारों का मानना यही है कि गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे कालिदास, संस्कृत भाषी कवि। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम, जिनका ठीक था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बताने का प्रयास करें जल्दी से, कौन सा ठीक रहेगा इसमें। तो 4 ऑप्शन है, एनी बेसेंट, पंडिता रमाबाई, सरोजनी नायडू, दुर्गा भाई देशमुख। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। दुर्गा भाई देशमुख जो हैं वो आंध्र महिला सभा की संस्थापिका थी। इनको हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, आयरन लेडी। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस आंदोलन के दौरान इन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया था और जेल में डाल दिया गया। जब बात करते हैं आंध्र महिला सभा, इसका उद्देश्य तो सामाजिक कल्याण करना और कल्याणकारी जो संगठनों में इन्होंने बहुत हिस्सा भी लिया था। और मद्रास में भी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को मुखरता से निभाया। ठीक है, इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ इनकी एक पत्रिका भी आती है जिसका नाम भी क्या रखा गया था, आंध्र महिला। आंध्र महिला पत्रिका का प्रकाशन जब किया गया तो ये उनके संपादक थे। महिलाओं को उन पर लगाए गए अर्थहीन सामाजिक बाधाओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित भी किया, और तो और ये संविधान सभा की सदस्य भी रही, संविधान सभा की सदस्य। और जब बात करते हैं कि समाज को उन्होंने क्या क्या दिया, किस प्रकार से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया और देश के लिए कितना अहम योगदान रहा इनका, तो जब भारत आजाद हो गया था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद की बात करें, तो स्वतंत्रता के बाद इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो पुरस्कार कौन सा था? ताम्रपात्र और पॉल हाफमैन पुरस्कार दिया गया इनको, हाफमैन पुरस्कार। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है दुर्गा भाई देशमुख से संबंधित। और जब हम बात कर रहे होते हैं सरोजनी नायडू के बारे में, सरोजनी नायडू जिनको हम भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, इनकी शादी हुई थी किनके साथ? डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू। तो जो ये नायडू जो नाम है ये इनके पति का सरनेम है। ठीक है, इसलिए इनको श्रीमती सरोजनी नायडू कहा जाता है। और इनकी शादी 1898 में हुई थी। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में इन्होंने भी हिस्सा लिया, महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में भी सक्रिय भूमिका में रही। और बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है, जब 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, तब इन्होंने अध्यक्षता की थी।
तो ये अध्यक्ष भी बनी। तो इनके अध्यक्षता करने के साथ ही आप ये कह सकते हैं कि पहली महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। जब वैसे बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम आता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, लेकिन ये तो भारतीय नहीं थी। महिला के रूप में आप कह सकते हैं पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, ऐसे आपको बातें ध्यान में रखनी है। चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा वो आप बता दीजिएगा। गांधी इरविन समझौता, तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। गांधी जी की अगुवाई में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसकी कहानी शुरू होती है गुजरात से, है ना। गुजरात, गुजरात में महात्मा गांधी ने यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। कहां से? साबरमती आश्रम से। और उनको पहुंचना था दांडी, और वो दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। दांडी, इनकी यात्रा को क्या कहा जाता है? दांडी मार्च। तो इसी बात से क्या है, प्रभावित हुए कौन? तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी। उन्होंने भी क्या है, अपने 100 अनुयायियों के साथ में यात्रा शुरू कर दी एक हफ्ते के बाद, यानी कि 13 अप्रैल 1930 को तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी अपने अनुयायियों के साथ तिरुचि से चले, और वो 28 अप्रैल 1930 को वेदारण्यम पहुंच गए। इनकी यात्रा को हम क्या बोलते हैं? वेदारण्यम मार्च। धीरे धीरे महात्मा गांधी की इस यात्रा का प्रभाव पूरे भारत में देखने को मिला। इसी बात से अंग्रेजों को लगा ये तो गलत हो जाएगा अगर हमने इनको पकड़ा नहीं तो। फिर महात्मा गांधी को इसमें जेल में डाल दिया गया था, है ना। पूरे के पूरे 1930 का बचा हुआ साल महात्मा गांधी ने जेल में गुजारा, और फिर जनवरी 1931 में महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। और फिर महात्मा गांधी अपने साथियों से मिलने के लिए इलाहाबाद में गए, और इलाहाबाद में उन्होंने मीटिंग वगैरह की। और कुछ ही समय के बाद वो समय आया जब ये समझौता होना था, और वो समझौता फिर कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। तो इसमें कुछ मुख्य जो बातें थी वो ये थी कि महात्मा गांधी जो हैं वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। महात्मा गांधी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, और ये बातें भी हुई कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला आ रहा है उसको भी क्या है, स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आप इतना ही समझिए। तो ये गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, सिंपल। और जब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, ये 1920 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी की अगुवाई में, और ये पहला जन राजनीतिक आंदोलन था। मुख्य लक्ष्य क्या था इसका? स्वराज की प्राप्ति करना, स्वराज की प्राप्ति। अगर असहयोग जो शब्द है उसका संधि विच्छेद किया जाए, अ प्लस में सहयोग, यानी कि हम सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों की बातों को नहीं मानेंगे। ठीक है, और महात्मा गांधी चाहते थे कि ये जो आंदोलन है वो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। लेकिन 1922 में यूपी के गोरखपुर में एक घटना हुई जिसे हम क्या बोलते हैं? चोरी चोरा। ठीक है, चोरी चोरा, और पुलिस चौकी को जला दिया गया कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा। महात्मा गांधी को लगा कि अब तो इस आंदोलन में कुछ जो हिंसा है उसके तत्व पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो तो अहिंसा के पुजारी थे। और उन्होंने कहा कि फिर मैं अब ये असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा करता हूं। फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जब ऑप्शन ए की बात करते हैं, रोलेट एक्ट की बात करें, तो रोलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? 6 फरवरी
1919 को पारित किया गया। महात्मा गांधी ने इस अधिनियम को काला कानून कहा और ये रोलेट एक्ट किसके समय में लाया गया था? चेम्सफोर्ड के समय में, जब यहाँ पर चेम्सफोर्ड ब्रिटिश अधिकारी बनकर आया हुआ था। ये उस समय की बात है, ठीक है। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून कहा गया। किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ऐसा कानून था ये। और पूरे भारत में इसका विरोध भी हुआ रोलेट एक्ट का। और जब विरोध करने के बाद फिर आपको पता है यही एक कारण भी बना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ। दिन था 7 अगस्त 1942 का। 7 अगस्त 1942 को सभी कांग्रेसी जो प्रतिनिधि इकट्ठे हुए ग्वालियर टैंक मैदान में, और इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम, है ना, अबुल कलाम आजाद। तो फिर अगले दिन इस मीटिंग में महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा कि हम अंग्रेजों के सामने एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। और फिर सभी ने विचार विमर्श करते हुए 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पारित कर दिया। और पारित करने के अगले दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे हम क्या बोलते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। और ये बात कब की है? अगस्त की। इसी वजह से इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। जिस मैदान में सभी इकट्ठे हुए थे यानी कि ग्वालियर टैंक मैदान, उसे हम अगस्त क्रांति मैदान भी कह देते हैं, क्योंकि इस मैदान में अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये बात है 1942 की। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। इसमें आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से बता देंगे। चलो जी, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन ठीक किया होगा, ऑप्शन सी उनका बिल्कुल ठीक है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या फैसला लिया गया? तो सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की औपचारिक घोषणा हो गई। इसमें स्वदेशी आंदोलन, अब ये स्वदेशी आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो फिर 1905 में स्वदेशी आंदोलन उसी के परिणाम स्वरूप हुआ, क्योंकि हम इनका विरोध कर रहे थे, बंग भंग आंदोलन। तो ये इस स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने की औपचारिक घोषणा इस 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित एक कहानी और भी है। इन्होंने 1905 में क्या किया था? इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो नाम लिख देना, गोपाल कृष्ण गोखले का, ठीक है। और जब हम बात कर रहे होते हैं 1890 की, 1890 जो है उसमें अध्यक्षता किसने की? आप बता सकते हैं, कमेंट में बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बताएंगे। और 1896 की जब बात करते हैं, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। और इस 1896 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में 1896 का कोलकाता अधिवेशन संपन्न हुआ। इसी 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत गाया गया।
वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, है ना। तो वो इसी के दौरान गाया गया था 1896 में। और किसने? रविंद्रनाथ टैगोर नाम आता है। और जब बात करते हैं हम 1907 की, 1907 में अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? सूरत में। और इस 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो नाम आता है रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष के नेतृत्व में हो रहे 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बंट गई। एक क्या नाम रखा गया? गरम दल, जिनका स्वभाव गर्म था, और एक वो थे नरम दल, जिनका नरम स्वभाव था, जो चाहते थे कि चलो कोई ना, आराम से भी हम अंग्रेजों की बातों को मनवा सकते हैं। लेकिन गरम दल के तो जो थे वो बोले कि नहीं नहीं, हम अब प्यार से नहीं चलेंगे, हमें ऐसे तो हम ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे और अंग्रेज हमें कुछ नहीं देंगे, इसलिए हमें क्या है, थोड़ा उग्र स्वभाव रखना होगा। तो नरम गरम दल की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल आपने नाम सुना होगा, तो वो इसी में आते हैं, है ना। 1907 में ये बंटवारा हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। चलो जी, ठीक है। तो 1890 के बारे में आपने बताया है क्या? 1890 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता करने वाले थे डॉक्टर फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, ठीक है जी। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? जल्दी से बताएंगे। इसमें जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का समय 1296 से लेकर 1526 तक रहा। इस दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः हम 5 वंशों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला वंश जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1296 में रखी। और करते करते इसमें बहुत से जो सुल्तान हुए, 1296 से लेकर ये जो वंश रहा, कब तक रहा? सॉरी, 1296 नहीं, 1206 लिखेंगे, इट्स मिस्टेक, सो दैट कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो 1206 में नींव रखी थी ना इसकी। 1206 से लेकर कब तक रहा ये? तो आप लिखेंगे 1296 तक। और फिर जब बात कर रहे होते हैं हम, इसके बाद में कौन सा वंश शुरू हुआ? खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और 1296 से लेकर ये कब तक रहा? 1320 तक रहा। और इसमें सबसे शक्तिशाली सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। जब बात करते हैं खिलजी वंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश शुरू हुआ? तुगलक वंश। और तुगलक वंश जो है वो सबसे लंबे समय तक राज करने वाला वंश रहा। 1320 से लेकर 1414 तक रहा ये। और तुगलक वंश में ही कौन हुए थे? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गाजी तुगलक। गाजी तुगलक वही जो खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हुआ करते थे। ठीक है। फिर तुगलक वंश की समाप्ति के बाद हमें कौन सा वंश देखने को मिला? सैयद वंश। और सैयद वंश जो है वो कब से कब तक सत्ता में रहा? 1414 से लेकर 1451 तक सत्ता में रहा। फिर लोधी वंश की बात करते हैं। लोधी वंश में केवल 3 सुल्तान हुए। 1451 में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। और फिर 1451 से 1489 तक बहलोल लोधी रहा। 1489 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोधी रहा। 1517 से लेकर फिर आगे 1526 तक कौन रहा? इब्राहिम लोधी। और इस प्रकार से ये दिल्ली सल्तनत के कुछ वंश थे
और जब लोधी वंश की बात करते हैं तो लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी के समय में बाबर की यहाँ पर एंट्री हुई और बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी की फिर लड़ाई हुई। इब्राहिम लोधी की इसमें मृत्यु हो गई थी और बाबर की जीत हो गई और इसी लड़ाई को हम पानीपत की लड़ाई कहते हैं और ये पानीपत की पहली लड़ाई थी 1526 में। ठीक है जी, पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर ने इसमें तोपों का इस्तेमाल किया था और बाबर के प्रमुख तोपची कौन थे? अली और मुस्तफा। अली और मुस्तफा दो मुख्य तोपची थे बाबर। और बाबर ने फिर यहाँ पर क्या कर दिया? मुगल साम्राज्य की यहाँ पर नींव रख दी। चलिए जी, इस प्रकार से ये कहानी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी ये श्रृंखला चलती रहेगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।